थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, दौलतमंद बनने की ओर छठवां कदम, बाय इवॉल्व। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त रूप से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। पहला, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज ना करें। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। तीसरा, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिलें, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजना पूरी तरह से ना बना लें। चौथा, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वह योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर या पूरी तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम ना करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर यह नई योजना भी काम ना करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाएं तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना ना मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हों। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वह विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सकें। आपकी योजना जितनी दमदार होगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान ना छोड़ दे, यानी जब तक कि वह हिम्मत ना हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेलरोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजयी में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे।
उन्होंने नई योजना बनाई और आर्थिक विजय की एक और लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अस्थायी पराजयों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं हैं। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर पाल बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगौड़े हैं। भगौड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध लें और एक ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना। बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विधिवत वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वह व्यावहारिक होगी और जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद हो सके। खासकर उन लोगों के लिए यह अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई है। जिसके पास जायदाद ना हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायी के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बनना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन सकता है जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है न ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो।
देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितनी आशा रखता है उसे स्वेच्छा से उससे ज्यादा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नवा, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों को पूरी करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं, समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ काम करना। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक देर नहीं टिक सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसेलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहता है। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के यह 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडरशिप की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करे जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करने और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरे से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अभी काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है
उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। 5वां, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। 6, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी शेयर लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। 7वां, असंयम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। 8वां, निष्ठा का अभाव। शायद इस सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों पर अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होगा, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। 9वां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे का महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए कुछ और नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यह गलतियां ना करें, तो इस सूची का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें नई लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है, एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस ने सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधे में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्थ सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकता की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। 5वां, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा की व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही नहीं है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस तरह के नए तरीके खोजने होंगे कि वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। 6वां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म के लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रवृत्ति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसने सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं।
जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ से हस्ताक्षर किए जाएं। पद के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्तियों के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव्स कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते। पांचवा, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए। क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो उसे यह भी करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। पहला, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों की विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह अनिश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छायाप्रतियां लगा दें। ए, पूर्व नियोक्ता। बी, वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। सी, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना ना भूलें कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन ना करें, इससे यह समझा जाएगा कि आप में विशेषज्ञ की योग्यता का अभाव है। पांचवा, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छठा, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि आपको उस पद पर कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। ए, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। बी, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर देने के बाद नियुक्ति देगा। सातवां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें।
और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लीजिए। एक बार ध्यान से व्याकरण देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोग लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाएं ताकि यह दूसरों को अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरह से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है, तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम स्पष्ट गुण होते हैं वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इसीलिए वह पद पाने के लिए जो आप चाहते हैं आपको इन पॉइंट्स का अनुसरण करना चाहिए। पहला, यह तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वह नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास और विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवा, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई भी संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकें, चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वह सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे।
शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केटिंग, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना। सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी। सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उस काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसकी काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण कितना महत्वपूर्ण है यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतरते थे बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। आप सिर्फ लीजिए के दिन गुजर गए हैं, आप दीजिए के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 16 से गुना कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है।
मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही इस पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। असफलता के 30 मुख्य कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पहला, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाएं कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का मुख्य कारण था। तीसरा, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। पांचवा, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य हैं: पहला, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन। दूसरा, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। तीसरा, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। चौथा, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। पांचवा, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। नंबर 7, बचपन में माहौल के बुरे अभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाएगा उसी तरह से पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। 8वां, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालमटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नंबर 9, लगन का अभाव। हमें से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं।
लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर करता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। नंबर 11, कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में से सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जोई की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट कैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआवन खेलकर कर पैसे बनाने की कोशिश की। नंबर 13, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल देते हैं और पल भर में बदल देते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वहीं मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। नंबर 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना पड़ेगा। नंबर 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। नंबर 16, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके होते हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। यह न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। नंबर 17, बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुसरण करने लायक हो। नंबर 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन और दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। नंबर 19, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सकें। नंबर 20, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। नंबर 21, फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्चने वाला आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी आय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। नंबर 22, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जला सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 23, असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म,
प्रजाति और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। नंबर 24, असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अपनी सफलता के लिए घातक होती है। नंबर 25, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। नंबर 26, दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है न ही वे उसके योग्य है। ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। नंबर 27, जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थान की हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। नंबर 28, घमंड और अहंकार। यह लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। यह सफलता के लिए घातक है। नंबर 29, सोचने के बजाय अनुमान लगाना। कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाज के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। नंबर 30, पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। नंबर 31, इन सब में से आप असफलता के उन विशिष्ट कारणों को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकें जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण कर सके। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से हों। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर बल बना सकें या उन्हें पूरी तरह से दूर कर सकें। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विसेज बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पब के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम 1 सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, या सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक हो। पैसा चाहना बात अलग है। हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं। आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं, 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना।
इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गोलों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए, ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सकें। यह सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएंगे। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछें और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। नंबर 1, क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। नंबर 2, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है? क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ? नंबर 4, क्या मेरे भाव हमेशा तालमेल और सहयोग के रहे हैं? नंबर 5, क्या मैंने टालमटोल की आदत को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? नंबर 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किन तरीकों से? नंबर 7, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? नंबर 1, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? नंबर 9, क्या मैंने 6 मूलभूत दरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? नंबर 10, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? नंबर 11, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद है या दुखद? तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? नंबर 12, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाया है? नंबर 13, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूँ? नंबर 14, मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? नंबर 15, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? नंबर 16, क्या मैंने किसी भी रूप में खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? नंबर 17, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो? नंबर 18, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है? नंबर 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ? नंबर 20, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? नंबर 21, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊँ? नंबर 22, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिसे मेरी अंतरात्मा को तुष्टि हो? नंबर 23, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है? नंबर 24, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और यह भी है तो किस तरह? नंबर 25, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विसेज को खरीद लूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? नंबर 26, क्या मैं सही व्यवसाय में हूँ, और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 27, क्या मेरी सर्विस का खरीदार मेरे द्वारा की गई सर्विस से संतुष्ट है, और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 28, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसी व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए व्यावहारिक योजना बना सकें। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल हैं।
सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होती है जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए अमीर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू कर ही रहे हैं, उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सकें। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सके और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सके। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के भी काम आएगी जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दें। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिलते हैं? जब हमने उन सिद्धांतों पर विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है, स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहाँ से मिल सकते हैं। आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखिए कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति में स्वतंत्रता है, बिजनेस प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी है, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वह वहाँ का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ऑल्दो इंडिया में भी श्रेणी है। आइए अब हम उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला, भोजन। चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। दूसरा, आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहाँ बिजली की रोशनी है और जहाँ गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर में सेका गया है जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है, तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे एक प्लग पर तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी गाड़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है। हमें हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध है जो उसे कम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करे। हर चमत्कार जिसने ये वरदान दिए। जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर सलाह नेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं,
परंतु शायद भी कभी वे स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है, जो कि मैं जानता हूँ, और वह 50 वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मानवता के इस रहस्यमय हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशा छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रवृत्ति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क है, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। अगर पूंजी की सहायता ना हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक ना हो, आप लौटते समय की यात्रा में फंस जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी, तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर ऊपा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आप बिना शक्कर के वापस लौट आए। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने तामझाम की जरूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेन्यू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है, जिन सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 किले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से, जहां बेरी भी हो, बटर और क्रीम भी पड़ियाल चलाकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र ना हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम गहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजी वाली अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह जरूरी है कि जमीन से कुछ जलाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों नौवा के लिए डिलीवरी के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप ही नहीं उबारते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं, और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। ये लोग देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सॉप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। यह वही हैं जिन्हें क्रांतिकारी, रेक्टियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ।
इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। वो है उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। मैंने 2 चीजें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। पहला, इसलिए ताकि जो अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। दूसरा, इसीलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा हो। यह एक पूंजीवादी देश है, यह पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जान लें कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध ना कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं या फिर आप यह सोचते हैं कि आपके पास धन का अंबार बिना काम किए लग जाएगा, तो ऐसा गलत है। जहाँ तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सकें या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाएं बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत ही नहीं है बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर लें और याद रखें कि यह बहुत राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। यह हर मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीजों का जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकता की वस्तुओं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ हैं। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी हैं उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने से आए, वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजनाएं बनाएं, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहाँ कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त दे सकें। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई तो हो सकता है जो इस नियम का पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं, किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं,
तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नजरअंदाज ना करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें साल की कड़ी मेहनत लगी है।